ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3। तो ये पूरी वीडियो हम लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही ये वीडियो हमारी बनाई जा रही है। हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर चुके हैं। अभी तक यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काफी अच्छे फ्लैश कार्ड्स हम लोगों ने बना रखे हैं तुम लोगों के लिए, सो उसको गो थ्रू करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम पीवाईक्यूज एज वेल। लास्ट 2-3 ईयर्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे एंड दीज आर सम शॉर्ट नोट्स व्हिच वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। ये यूनिट 3 के हैं, दिस इज नॉट फॉर यूनिट 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 3। ओके, so the very first topic is production function. Okay, so production function क्या होता है basically? Okay, production function is the mathematical relationship showing maximum output from given inputs. Okay, that means कि जो तुम्हारे outputs आ रहे हैं वो given inputs के हिसाब से कितने vary कर रहे हैं या कितने change हो रहे हैं and all that, वो सारी चीजें हमें production function बताता है। Also this entire thing that we'll be discussing in today's class is with respect to this syllabus. Okay, so अगर तुम लोग किसी different university से भी हो तो मेक श्योर अगर ये मैच करे 80 to 90% भी सिलेबस मैच करे तो यू आर गुड टू गो एंड सी द वीडियो। ओके, so production function we were discussing about this thing, so it is the mathematical relationship जो तुम्हारा maximum output कितना जनरेट हो सकता है ना। जो भी तुम इनपुट्स दे रहे हो, जो भी तुम इनपुट्स पास कर रहे हो, जो भी तुम रॉ मटेरियल्स पास कर रहे हो, उसके बेसिस पे कितना ज्यादा प्रोडक्शन तुम्हारा हो सकता है। मे भी इसमें तुम्हारा लेबर आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है, जो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल्स है वो सारी चीजें आ जाती है। तो उन सारी चीजों के बेसिस पे कितना आउटपुट तुम्हारा जनरेट होता है, ये सारी चीजें हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। ओके, फॉर्मूला क्या है इसका? Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के एन टी। ठीक है, अब यहाँ पे एल के एन टी का क्या मतलब है उसको समझते हैं। सो Q इज फॉर योर आउटपुट ओवर हियर, L इज फॉर योर लेबर, K इज फॉर योर कैपिटल, N is for your land or natural resources and T is for your technology. Okay, तो ये सारी चीजें अगर हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे तो हम लोगों को प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे बनता है। ओके, सबसे पहले इज योर लेबर, नेक्स्ट इज योर कैपिटल, नेक्स्ट इज योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजी। ओके, टाइप्स क्या क्या होते हैं हम लोगों के प्रोडक्शन फंक्शन की बेसिकली? वन इज योर शॉर्ट रन। ओके, एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स। शॉर्ट रन का मतलब है तुम्हारी जो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि ये सारे इनपुट हो सकते हैं। लेबर हो सकता है, तुम लोगों का कैपिटल हो सकता है, तुम लोगों की लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं एंड तुम लोगों का टेक्नोलॉजी हो सकता है। ओके, इनमें से कोई भी अगर तुमने एक इनपुट को फिक्स कर दिया और बाकी सारे वारी कर रहे हैं तो वो सारी चीजें शॉर्ट रन होती है। ठीक है, लॉन्ग रन का मतलब है ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल का मतलब सारे इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। कोई भी तुमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया इनपुट को, किसी भी टाइप के इनपुट को फिक्स नहीं किया, तो ऑल दैट कम्स अंडर लॉन्ग रन। ओके, ये लॉन्ग रन वाला टाइप हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन का। ओके, की कॉन्सेप्ट क्या है? फिक्स्ड इनपुट्स कैन नॉट बी चेंज क्विकली। दैट मीन्स ऐसे अब किन चीजों को तुम फिक्स करोगे यहाँ पे? तुम यहाँ पे मशीनरी को फिक्स करोगे। अगर तुम्हारे पास 5 मशीन है किसी चीज के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो तुम इतनी जल्दी उसे 6 या 7 में नहीं बदल सकते, या इतनी जल्दी इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक साथ मशीन्स नहीं ला सकते अगर कुछ एक्सपेंसिव मशीन है तो। वेरिएबल इनपुट्स कैन बी चेंज्ड इजीली। दैट मीन्स कौन से ऐसे वेरिएबल इनपुट्स होते हैं जो काफी बार चेंज हो जाते हैं? लेबर हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है तुम लोगों का। ठीक है, लेबर में तुम किसी एक स्पेसिफिक केस में कहीं तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें 10 लोगों को यूज कर सकते हो, कुछ केस में 5 लोगों को यूज कर सकते हो। And उसके बेसिस पे भी तुम देख सकते हो कि कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए एंड कितने हम लोगों को प्रोडक्शन में डिफरेंसेस मिल रहे हैं। What are total, average and marginal product? Okay, so total product क्या होता है तुम लोगों का? Total output from all units of variable input। मतलब तुम लोगों का ओवरऑल कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द इनपुट्स दैट यू आर गिविंग, वो हम लोगों का टोटल प्रोडक्ट होता है। मतलब हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पे दे दी, लेबर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं, लैंड जितना हम लोगों का है, कैपिटल जितना हम लोगों का है, वो सारी चीजों को अकमलेट कर लिया। वो सारी चीजें अगर हम लोग अकमलेट कर रहे हैं आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग इसको टोटल टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, सो टीपी इज इक्वल टू योर क्यू ओवर हियर। ओके, दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन एज वेल। एवरेज प्रोडक्ट आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब कि तुम यहाँ पे काफी सारे इनपुट पास कर रहे हो, बट पर इनपुट अगर तुमने लेबर लेट से लेबर के बेसिस पे तुम्हारा आउटपुट में कितना वेरिएशन आ रहा है, या आउटपुट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना बढ़ रहा है तुम्हारा आउटपुट या कितना डिक्रीज हो रहा है तुम्हारा आउटपुट, ये सारी चीजें तुम पर इनपुट देखना चाहते हो कि लेबर के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, या लेबर के हिसाब से कितना इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल के हिसाब से कितना इफेक्ट हो रहा है, ऑल दैट। वो सारी चीजें तुम लोग आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट अगर देखना चाहते हो तो एवरेज प्रोडक्ट को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू योर टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ लेबर। ओके, सो पर लेबर तुम्हें एक कॉस्ट पता चल जाएगा या एक एवरेज आउटपुट पता चल जाएगा कि पर लेबर से मुझे इतना आउटपुट मिल रहा है। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब अगर तुमने अब एक और लेबर लेट से ऐड कर लिया, ठीक है, अब तुम्हें कितना ज्यादा आउटपुट मिल रहा है या कितना तुम्हारा टाइम सेव हो रहा है एंड ऑल दैट, तुम्हारे प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर लेट से तुम पहले 10 प्रोडक्ट्स बना पा रहे थे, मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे, अब तुम 20 प्रोडक्ट्स 30 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, तो ये सारी चीजें जो डिफरेंसेस आ रही है वो सारी चीजें तुम लोगों की यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट में आती है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दैट रिलेशनशिप।
इसका मतलब है एमपी योर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टीपी टोटल प्रोडक्ट ओवर हियर एंड चेंज इन योर लेबर ओवर हियर, ओके, यूनिट्स ऑफ लेबर ओवर हियर, ओके। रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट से अगर ज्यादा होता है तो एपी इज राइजिंग, मतलब तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट राइज हो रहा है। व्हेन एमपी इज लेसर देन एपी, then AP is failing. Okay, when MP is equal to EP, EP is maximum over here. Okay, यहाँ पे AP long की बात नहीं हो रही है. This is your average product over here. Okay, so examples क्या है यहाँ पे? Examples के लिए we are having a table over here. So make sure to go through this as well. Okay, so your next topic is law of variable proportions. ठीक है, so law of variable proportions को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. What exactly is your law of proportions? Law of variable proportions जो होता है तुम लोगों का, वो बताते हैं तुम्हें law of diminishing returns को. ठीक है, अब ये इसका एक जस्ट सिनोनियम है. अगर तुम लोगों को law of proportions पूछा जा रहा हो या law of diminishing returns पूछा जा रहा हो, तो this is one and the same thing. Okay, what is the statement in this case? When more units of variable input are added to the fixed inputs. ठीक है, मतलब जो तुमने फिक्स कर रखे इनपुट्स, उसमें तुम अगर मोर यूनिट्स ऐड कर रहे हो किसी भी वेरिएबल इनपुट में, और उसके बाद तुम लोगों का आउटपुट जो हो रहा है वो इनिशियली इंक्रीज होता जा रहा है एंड देन एट डिक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली डिक्रीजेस. बेसिकली अगर कंफ्यूजन हो रहा है इस पार्ट में, इसको सिंपल करके समझते हैं. व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू द फिक्स इनपुट, सबसे पहले जो तुम्हारे फिक्स्ड इनपुट्स थे उसमें तुमने और कुछ यूनिट्स ऐड करने चालू किए, आउटपुट इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. मतलब इनिशियली जो है स्टार्टिंग के फेज में, इनिशियल फेज में तुम लोगों का आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, बट देन वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, इवेंचुअली वो डिक्रीज होता रहेगा. ओके, सो दिस इज योर लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. दैट मीन्स तुम्हारी जो वेरिएबल्स है उसमें क्या क्या तुम चेंजेस कर रहे हो, क्या क्या चीजों को ऐड कर रहे हो, उसके बेसिस पे क्या क्या आउटपुट में डिफरेंसेस आ रहे हैं. 3 स्टेजेस. सबसे पहले तुम्हारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दैट मीन्स योर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस. सो टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, MP rises, then falls, but is greater than AP over here, and then your AP rises. Okay. Stage 2 में diminishing returns तुम लोगों को मिलते हैं इसमें. So TP increases at decreasing rate. ठीक है, जो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता रहता है, बट एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है वो चीज. ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा इंक्रीज होता रहता है, टोटल आउटपुट इंक्रीज होता रहता है, बट इवेंचुअली वो डिक्रीज होता है आगे जाके. एमपी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, एंड देन योर एवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो फॉल्स. ओके, नेक्स्ट इज योर रिलेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन जोन. दिस वॉज ऑल इन योर स्टेज 2. स्टेज 3 इज योर नेगेटिव रिटर्न्स. ओके, नेगेटिव रिटर्न्स में तुम्हारा जो टीपी है वो फेल कर जाता है, एमपी जो होता है वो बिकम्स नेगेटिव and never operate here. Okay, that means basically you're having 3 stages of your entire thing. Okay, what is law of variable proportion? Law of variable proportion हम लोगों ने पहले समझा. अब उसके 3 स्टेजेस है हम लोगों के पास. एक इंक्रीजिंग है, एक डिमिनिशिंग है, एक डिक्रीजिंग है या नेगेटिव रिटर्न्स है. ओके, इंक्रीजिंग में तुम लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, अच्छा आरओआई मिल रहा है एंड ऑल दैट. डिमिनिशिंग में तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है. एंड नेगेटिव रिटर्न्स में यू आर सीइंग कि ओके, सारी चीजें हम यहाँ पे हमारी लॉस में जा रही है, या हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स ही मिल रहे हैं. सो नेवर इन दिस केस, अगर हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग कि अच्छा इतना लेबर डाल दिया तो इतना आउटपुट गिर रहा है एंड ऑल दैट, तो नेवर ऑपरेट इन दैट फेस. उतना लेबर मत यूज करो, उसके जगह तुम या तो डिमिनिशिंग वाला यूज कर सकते हो, या बेस्ट वुड बी योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला पार्ट. ओके, व्हाट डज डिमिनिशिंग, व्हाई डज डिमिनिशिंग रिटर्न अकर? कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर कॉन्स्ट्रेंट, वेरिएबल फैक्टर हैज लेस फिक्स्ड फैक्टर टू वर्क विद. ओके, ओवर क्राउडिंग ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेस. अगर तुमने जो रिसोर्सेस तुमने अलोकेट किए कि हम लोग यही रिसोर्सेस को यूज करेंगे, इतनी ही लेबर को यूज करेंगे एंड ऑल दैट, बट उससे ज्यादा तुम यूज करने का ट्राई करो या उसमें ज्यादा ओवर क्राउड कर रहे हो, वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए. उसकी वजह से हम लोगों का जो ये डिमिनिशिंग रिटर्न है वो हो जाता है, बिकॉज हम लोगों ने जितनी की इन्वेस्टमेंट सोची थी उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर ली, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिटर्न नहीं हो पाया, बिकॉज हम लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाए या प्रोडक्शन नहीं कर पाए. ओके, imperfect substitutability. Inputs are not perfect substitutes. Okay, so your input are not always perfect substitute कि तुम एक input को दूसरे input से कभी replace नहीं कर सकते, या कुछ cases में कर सकते हो, but not in all of the cases. Cannot replace capital with unlimited labor. तुम capital को ऐसा नहीं है कि तुम unlimited labor से replace कर दो, कि तुम capital ज्यादा invest करने के बजाय unlimited labor ले आओ, सस्ती labor ले आओ, something like that. It should always match your skills जो तुम्हारे production के लिए चाहिए या जो भी तुम्हारे machinery के लिए चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हर चीज को, हर एक इनपुट को प्रॉपरली डिवाइड करना है. तुम्हें ऐसा नहीं करना तुमने कैपिटल एकदम डाउन कर दिया, लेबर एकदम ज्यादा कर दी. ऑल्दो वो ये सेंस नहीं बनाएगा, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू पे टू देम एज वेल. या फिर तुमने लैंड कम एक्वायर कर लिया बट उस पर लेबर ज्यादा रख लिया, समथिंग लाइक दैट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी इक्वली डिवाइडेड. ओके,
ऑप्टिमम फैक्टर प्रपोर्शन, बियॉन्ड ऑप्टिमम एफिशिएंसी फील्ड्स, अगर तुम ऑप्टिमम के बियॉन्ड जाते हो कि ओके दिस इज माय एक्चुअल जोन की ठीक है इतना अगर मैं पढ़ लूंगा तो आई विल बी सॉर्टेड फॉर एग्जाम और समथिंग लाइक दैट, उसके ज्यादा अगर तुम गो थ्रू करोगे या उसको ज्यादा डीप में समझोगे जस्ट बिफोर द एग्जाम या जस्ट वन डे बिफोर द एग्जाम एज वेल, तो तुम्हारी इफिशिएंसी जो है जो तुमने समझा होगा पहली चीजों को वो भी तुम भूलते जाओगे। ओके दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके ईच एडिशनल यूनिट लेस प्रोडक्टिव। ओके सो अगर तुम यहाँ पे एडिशनल यूनिट्स को ऐड करो, मेक श्योर तुम्हारे प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करे, ना कि वो लेस प्रोडक्टिव बन रहे हो वहाँ पे। ओके अजम्पशंस, वन फैक्टर इज फिक्स्ड, इसमें क्या क्या अजम्पशंस होती है तुम लोग के डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, कि वन फैक्टर जो है ना, कोई भी एक फैक्टर इनपुट का आउटपुट का, इनपुट का इस केस में वो तुम्हारा फिक्स्ड होता है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है यहाँ पे तुम लोगों की, ठीक है, टेक्नोलॉजी के चेंजेस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ओके होमोजेनस इनपुट्स तुम लोगों के है यहाँ पे, एंड शॉर्ट रन के लिए ही ये यूज होता है। ओके इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एक्सप्लेन व्हाई फर्म्स डजंट एक्सपैंड इनडेफिनेटली। ठीक है कुछ फर्म्स होती है, काफी सारी कंपनीज होती है जो इनडेफिनेटली, ऐसा नहीं कि एकदम ग्लोबल हो गई, एकदम स्केल कर गई एंड ऑल दैट, तो या अनलिमिटेड स्केल कर रही और समथिंग लाइक दैट। सो दिस थिंग बेसिकली कंफर्म्स यू या फिर एक्सप्लेन्स यू कि क्यों ये चीजें में दिक्कत आती है। एंड स्केलिंग करना या एक बिजनेस को एक छोटे स्केल से बड़ी स्केल तक ले जाने में कितने तुम्हें डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, या कितनी तुम्हें स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें तुम्हें इस पार्ट में तुम्हें पता चलता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। ठीक है ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी हम लोगों के काफी बार आते हैं। बायस फॉर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। ओके दिस वाज ऑल योर टॉपिक ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके make sure कि after watching the lecture you go through the flashcards as well as the PYQ papers as well. Okay so flashcards के थ्रू पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद we'll go through PYQ papers as well, and short notes भी prepared है उनको भी एक बार फटाफट से go through कर लेंगे for more conceptual clearance, so that अगर तुम लोग एग्जाम में ये लेक्चर देख के जा रहे हो so you can frame your own answers as well. But I would suggest you कि जब भी तुम PYQ papers वाले पार्ट पे आओ एक बार पॉज करके वीडियो को देख लिया करना, so that you can actually understand किस हिसाब से तुम्हें फ्रेम करना है आंसर को। पहले पॉज करके देख लिया, आंसर थोड़ा सा पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया, एंड उसके बाद फिर आंसर का बेसिकली एक्सप्लेनेशन ले लिया एंड समथिंग लाइक दैट। ओके ऑल्सो मेक श्योर टू provide your suggestions to us as well in the comments below. Okay or if you want any further lectures as well. What are the laws of return to scale? Okay return to scale के क्या laws होते हैं हम लोगों के यहाँ पे, how output changes when all input change proportionally। ठीक है दैट मीन्स जो आउटपुट होते हैं ना, जो तुम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन में आउटपुट चाह रहे हो या जितने का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, जितने के रिटर्न चाह रहे हो एंड ऑल दैट, वो किस हिसाब से चेंज होगी जब तुम सारे के सारे इनपुट्स को चेंज कर दो। ओके यू आर नॉट कीपिंग एनी ऑफ द इनपुट कांस्टेंट, सारे के सारे इनपुट को तुम प्रोपोर्शनली चेंज कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे किस हिसाब से तुम लोगों के रिटर्न आएंगे। सो वो सारा पार्ट हम लोगों का लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में आता है। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं तुम लोगों के। ठीक है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या तो तुम इंक्रीज कर सकते हो रिटर्न को, आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेट, एंड इफ इनपुट्स डबल आउटपुट मोर देन डबल्स। दैट मीन्स ये लॉ क्या कहता है, इसका फर्स्ट टाइप क्या कहता है कि अगर तुम अपने इनपुट्स को डबल कर दो, जहाँ पे तुम 10 लोगों को यूज कर रहे थे 20 लोगों को यूज कर दो, जहाँ पे तुम 10 लाख लगा रहे थे वहां पे 20 लाख लगा दो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है या जहाँ पे तुम एक मशीन से काम कर रहे थे 2 मशीन से काम करने लग जाओ, तो तुम्हारा जो बेसिकली आउटपुट है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके मोर देन डबल्स, नॉट 4 टाइम्स हो जाएगा एग्जैक्टली, डबल से थोड़ा ज्यादा ही होगा। ओके इट कुड बी 3 टाइम्स, इट कुड बी 2.5 टाइम्स एज वेल। ओके सो समथिंग लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, मतलब धीरे धीरे करके यहाँ पे तुम लोगों का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। इफ इनपुट्स डबल आउटपुट एग्जैक्टली डबल्स, इन दिस केस अगर तुम यहाँ पे आउटपुट को प्रोपोर्शनली धीरे धीरे करके बढ़ाना चाह रहे हो, तो अगर इस केस में तुम इनपुट को डबल कर रहे हो आउटपुट एग्जैक्टली डबल होगा तुम लोगों का, ऐसा नहीं है कि मोर देन डबल हो जाएगा इस केस में। ओके यहाँ पे आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेट। ठीक है इसमें तुम काफी ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे होगे, तुमने इस हिसाब से डबल किया चीजों को, इस हिसाब से लोगों को हायर किया एंड ऑल दैट। बट इस केस में व्हाट यू आर डूइंग इज, अगर तुम यहाँ पे इनपुट को डबल भी कर दो तुम्हारा आउटपुट एग्जैक्टली डबल होगा, डबल से ज्यादा नहीं होगा। ओके डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेट। ठीक है तुम अगर इनपुट्स को डबल भी कर दोगे, यहाँ पे इनपुट्स को बढ़ा भी दोगे, बट ड्यू टू सम कॉन्स्ट्रेंट, ड्यू टू सम डिफिकल्टीज या ड्यू टू सम environmental constraint or anything, it could be anything, आउटपुट लेस देन डबल्स। ठीक है दैट मीन्स अगर तुम यहाँ पे डबल भी कर रहे हो अपने इनपुट्स को, तुम सोच रहे हो कि ठीक है मुझे तो वो डबल रिटर्न मिल जाएगा या उससे ज्यादा का रिटर्न मिल जाएगा, बट देयर कुड बी अ लॉट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स ओवर हियर एज वेल, जिसकी वजह से तुम लोगों का जो आउटपुट है वो लेस देन डबल होगा, मतलब बढ़ेगा तो सही बट लेस देन डबल टाइम्स बढ़ेगा। ओके नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अच्छा ये चीजें तो होती है, बट ये डाउट आया होगा हमारे मन में, अच्छा ठीक है ये कैसे हम लोग बोल रहे कि इनपुट डबल होने पे डबल भी हो रहा है, कभी उससे ज्यादा भी हो रहा है या कभी उससे कम भी हो रहा है। सो कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्किल, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले तुम लोगों की स्पेशलाइजेशन, तुम लोगों को स्पेशलिस्ट लेने हैं या तुम लोगों को स्पेसिफिक
रेसिप्रोकली स्किलफुल लेबर लेना है, ऐसा नहीं है। तुम्हें वेबसाइट बनानी थी, तुमने ऐप डेवलपर को ले लिया, तुम्हें एमएल के प्रोजेक्ट्स बनाने थे, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने थे, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई यहाँ पे वेब डेव का बंदा आके तुम्हारे लिए ये काम कर देगा। सो ऑल दैट इज नॉट लाइक टेक्निकली वैलिड फॉर यू गाइस, ओके। या टेक्निकली ये चीज अगर तुम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर कॉस्ट कम में तुम किसी एक अनस्किलफुल बंदे को ले रहे हो या जिसे वो टेक्निकल स्किल नहीं आती है उसको ले रहे हो, तो दैट वोंट मेक एनी सेंस ओवर हियर, ओके। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, बेटर क्रेडिट टर्म्स, मार्केटिंग इकोनॉमीज, बल्क बाइंग और सेलिंग, ओके। सो ये सारी चीजें तुम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्किल में देखते हो कि अगर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं तुम्हें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। कॉजेस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्किल, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है टीम में जो तुम लोगों ने हायर किया उनके उन लोगों में, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, वही जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि सेम इनपुट पे तुमने अगर डबल कर दिया है बट तुम लोगों को आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, उसके क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, दैट मीन स्लो डिसीजन मेकिंग हो सकती है तुम लोगों की, लेबर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड रिसोर्स स्कैर्सिटी भी हो सकती है, ओके। सो दिस वॉज योर इंटायर पार्ट ऑफ लॉस ऑफ रिटर्न टू स्किल। हम लोगों ने इसके टाइप्स भी डिस्कस किए एंड इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न का पार्ट भी डिस्कस किया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोकॉन्ट्स एंड लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस पे काफी बार एग्जाम्स में तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा। आइसोकॉन्ट, आइसो का मतलब इक्वल होता है, तुमने आइसोटॉप्स भी देखे होंगे, ओके, इन योर 11th 12th केमिस्ट्री एज वेल। आइसोटॉप्स होते हैं तुम लोगों की, सेम यहाँ पे इज योर आइसोकॉन्ट, ओके। सो आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी, दैट मीन्स इक्वल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यहाँ पे बात करी जा रही है, ओके। सो डेफिनेशन इज अ कर्व शोइंग ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। दैट मीन्स तुम दो ऐसे इनपुट को यूज कर रहे हो, दो ऐसे इनपुट के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हो जो सेम आउटपुट दे दे। मे बी 10 लेबर हो सकती है यहाँ पे, 10 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मे बी टेक्नोलॉजी तुम्हारी एक हो सकती है, मे बी तुम्हारा यहाँ पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो भी तुम्हें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो कोई भी तुम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स यहाँ पे लेते हो जो तुम्हें सेम लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि तुमने अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट ली, 10 लेबर लिया, तो तुम्हें इतना आउटपुट मिल रहा है, या तुमने 12 लेबर ले लिए एंड तुमने मे बी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट लिया समथिंग लाइक दैट, तो तुम्हें सेम आउटपुट मिल रहा है। ये सारी चीजें भी इसमें कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मोर ऑफ वन लेस ऑफ अदर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है तुम्हारे आइसो क्वांट की। तो अभी हम लोग जब पीवाईक्यू पेपर्स को डिस्कस करेंगे उसमें वी विल बी सीइंग द ग्राफ्स ऑफ दिस थिंग एज वेल। सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, ओके, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, डिमिनिशिंग एमआरटीएस होता है इसमें, नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, ईच रिप्रेजेंट्स यूनिक आउटपुट। अगर तुम यहाँ पे कोई भी ग्राफ बना रहे हो इसमें यू विल सी कि जनरली ऐसा ग्राफ बनता है, कर्व ग्राफ बनता है तुम्हारा, कभी कभी एक स्टीप स्लोप भी बनती है तुम लोगों की, तो इसमें नॉन इंटरसेक्टिंग होता है। दैट मीन्स अगर तुम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो या कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि दो पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ गए, या फिर दो पॉइंट इस हिसाब से बनाए गए कि वो घूम फिर के कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो गए, या दो लाइंस अगर तुम बना रहे हो वो इंटरसेक्ट हो गई, कभी तुम लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा, ओके। हायर इज इक्वल टू मोर आउटपुट इन दिस केस, ओके। व्हाट एग्जैक्टली इज एमआरटीएस, अभी मैंने ऊपर एमआरटीएस बोला था तो तुम लोगों का डाउट आया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज एमआरटीएस, हियर्स द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रेट एट विच वन इनपुट सब्स्टिट्यूट्स अनदर। ऐसे रेट तुम लोगों को यहाँ पे पता करना है जिस हिसाब से एक जो इनपुट का सब्स्टिट्यूट है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस कर सके। मे बी तुम्हारी लीवर हो सकती है जो कैपिटल को कुछ केस में रिप्लेस कर दे। रिप्लेस का मतलब है कि अगर तुम लेबर पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो कि मैं लेबर ज्यादा ले आता हूँ, या कैपिटल बढ़ाने का सोच रहे हो, तो किस चीज को हमें ज्यादा बढ़ाना चाहिए एंड किस चीज के बेसिस पे बेटर डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए, या बेटर डिसीजन लेके हम लोग बेटर आउटपुट जनरेट करवा पाएंगे। ऑल दैट कम्स अंडर दिस पॉइंट, ओके। So MRTS is equal to change in K upon change in L. That is your MPL upon MPK. Okay. So L is your lever. कि हम लोगों ने डिस्कस किया था. If you guys remember that, make sure to comment it timestamp के साथ so others can also see it. Okay. Slope of isocont is one of the main things in your MRTS over here. Okay. Isocont map, family of isoconts showing different output levels. जब हम लोग अभी इसका ग्राफ देखेंगे, मैप देखेंगे, तो you will be seeing in that कि हम लोगों के जो isoconts है ना वो different आउटपुट लेवल्स पे कैसे कैसे चेंज होते जाते हैं and all that, वो सारी चीजें इसमें हम लोगों की आएंगी, ओके। व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स क्या होता है? ऑप्टिमल इनपुट मिक्स दैट मिनिमाइजेस द कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट। दैट मींस कि ऐसा तुम इनपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन करो, ऐसा टेक यूज करो, ऐसे लेबर का क्वांटिटी यूज करो, ऐसा कैपिटल यूज करो, या इतना कैपिटल स्पेसिफिकली यूज करो कि जो तुम्हारा कॉस्ट है ना किसी भी आउटपुट को जनरेट करने का, वो तुम्हारा मिनिमाइज हो जाए बेसिकली, ओके।
कंपोनेंट्स क्या होते हैं इस चीज के, या फिर तुम्हारे एलसीसी के कंपोनेंट्स क्या होता है, अगर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज योर आइसोकॉन, शोज ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस फॉर सेम आउटपुट, या तुम निकालोगे कैसे, ठीक है, कि तुम्हें लीस्ट कॉस्ट निकालना है, ठीक है, ऑल द प्रोसेस वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर कि क्या क्या चीजें तुम्हें करनी चाहिए इस केस में। तो आइसोकॉन, नेक्स्ट इज योर आइसोकॉस्ट लाइन होनी चाहिए, shows all input combinations at same cost. Next is this is the formula for that. You can remember this, otherwise you can avoid this as well. इसके इस वाले पार्ट में अगर तुम्हें एग्जाम्स में आंसर करना है तो तुम लोगों को ग्राफ्स मेन याद होने चाहिए। ऑल्सो वी आर करेंटली कवरिंग ऑल द वन शॉट वीडियोज as well for lectures, for your exams as well, but for your life it is really important to like explore courses as well, explore like different domains as well, AI ML वगैरह हो गया। So for that also we have lectures. Make sure exam से जैसे ही free हो, you need to learn some skills so that you can become a good eligible person for companies as well. Okay, so this was some extra information. Although जो तुम ये टॉपिक्स को पढ़ रहे हो ना, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तुम एग्जाम्स के लिए भी पढ़ो, बट ये तुम्हारे लिए कैसे यूज में आ सकते हैं उन चीजों को भी साथ में समझते हुए चलो, सो दैट यू कैन एक्सपैंड योर नॉलेज एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज योर कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे यू आर हैविंग MRTS इज इक्वल टू W बाय R। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मुला इफ यू वांट टू, बट नॉट एट ऑल मैंडेटरी। काफी बार तुम लोगों को ऑप्शन में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज बीइंग मेड फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर तुम लोगों को इसमें डीप डाइव करना है, डू लेट मी नो, आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर दिस एज वेल। सो बेसिकली इसमें तुम्हें फॉर्मुलाज याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम लोग अगर ज्यादातर यहाँ पे ग्राफ्स बना दोगे, थियरी पार्ट लिख दोगे, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द मार्क्स। इफ यू आर गेटिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यू कैन चूज अनदर ऑप्शन एज वेल, जिसमें तुम लोगों को थियरेटिकल पार्ट ज्यादा काम आएगा, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर जस्ट बिफोर योर एग्जाम, या जस्ट वन डे बिफोर योर एग्जाम, या कल तुम लोगों का एग्जाम है या 2 घंटे बाद एग्जाम है, मेक श्योर टू कमेंट एंड लेट मी नो एज वेल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि तुम लोग मेन पॉइंट्स पे फोकस करो। ओके, मीनिंग मार्जिनल प्रोडक्ट पर रुपीज स्पेंड शुड बी इक्वल फॉर ऑल इनपुट्स। Graphically, point where isocont is tangent to isocost line and all that. Okay, so we'll be seeing the graph, उससे तुम लोगों को थोड़ा और बेटर समझ आएगा। So इसको हम लोग वहाँ पे भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। Okay, isoconts and least cost combination. This was your entire part. Cost concepts क्या होते हैं तुम लोगों के? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगर तुम देखोगे, एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दो टाइप के तुम लोगों के कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट का मतलब है एक्चुअल कैश पेमेंट्स, वेजेस और रेंट्स, ठीक है। सो कॉस्ट जो तुम लोगों की, जो तुम्हारे कैपिटल होता है, जो तुम लोगों के इसमें कॉस्ट आते हैं तुम्हारी कंपनी को रन करने के लिए या बिजनेस को, फर्म को रन करने के लिए, वो क्या क्या कॉस्ट होती है, किस किस टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, फर्स्ट थिंग इज योर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्चुअल कैश पेमेंट जितनी तुम कर रहे हो। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, ओनर्स का टाइम तुम कितना ले रहे हो, फाउंडर्स का टाइम कितना ले रहे हो, डायरेक्टर्स का टाइम कितना ले रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज समथिंग जो हम लोगों ने यूनिट 3 में भी डिस्कस किया था। ओके, प्रीवियस यूनिट में भी डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्चुअल कैश पेमेंट, दिस इज यूनिट 3, यूनिट 2 में डिस्कस किया था। फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, डोंट चेंज विद आउटपुट। दैट मीन ऐसा कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। अब तुमने एक दुकान ले ली, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग अ शॉप, इफ यू आर रेंटिंग एन ऑफिस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, अब उसमें तुम कितने भी लोगों को काम करवा लो, उससे तुम्हारे जो लाइक ऑफिस के रेंट है वो नहीं बढ़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, variable change with output, ठीक है, raw materials and wages. If you want detailed lectures as well, do let me know about that as well, we will bring that for you guys as well, but I would suggest कि programming से related अगर तुम्हें lectures चाहिए वो ज्यादा तुम लोग देख सकते हो। if you are from coding background, if you are from different background as well, do let me know, we will bring lectures for each and everything। okay, variable income, variable cost is over here, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सो इसमें चेंज हो जाता है तुम्हारा आउटपुट के साथ, ठीक है, रॉ मटेरियल्स अगर तुम चेंज कर रहे हो, तुम वेजेस को चेंज करो, तो इसके हिसाब से तुम्हारे आउटपुट में भी इफेक्ट होता है। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन का मतलब होता है सम कॉस्ट फिक्स होते हैं, कुछ कुछ कॉस्ट तुम्हारे फिक्स होते हैं। लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट वेरिएबल होते हैं, सारे कॉस्ट को तुम वैरी कर देते हो, सारे कॉस्ट को तुम चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, प्राइवेट वर्सेस सोशल कॉस्ट। प्राइवेट मतलब बोर्न बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ फिल्म, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस और फॉर्म्स राइट नाउ। सोशल मतलब प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। ओके, ये पॉल्यूशन कॉस्ट हो सकता है, दिस कैन बी लाइक योर पर्सनल कॉस्ट एज वेल, कि तुम्हें कोई ऑफिस स्टे चाहिए और समथिंग लाइक दैट अच्छी सी, या तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक चीज पे इन्वेस्ट करना, समथिंग लाइक दैट, सो दैट कम्स अंडर योर सोशल कॉस्ट एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज योर टोटल कॉस्ट क्या होगा तुम लोगों का, टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी ओवर हियर। ओके, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब अगर तुम अभी जस्ट मूवी देख के ये लेक्चर देख रहे हो, तो तुम लोग कल अपने एग्जाम में या जब भी तुम लोगों का एग्जाम है उसमें बेटर स्कोर कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं तुम लोग यहाँ पे सही डिसीजन ले रहे हो
अगर तुम यहाँ पे ये लेक्चर छोड़ के मे भी मूवी देख रहे हो, ठीक है, यू कैन वॉच दैट लेटर ऑन इफ यू वांट टू, बट एग्जाम्स के टाइम पे यू कैन पे अटेंशन टू द लेक्चर। सो बेसिकली अगर तुम मूवी देख रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं अपने लेक्चर वाले पार्ट को मिस कर रहे हो, तुम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को आगे उसका ड्रॉबैक हो सकता है। ओके, सो ऑलवेज मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल। ओके, सो डेफिनेशन, द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट मस्ट बी गिवन अप, ठीक है। एक चीज को गिव अप करके अगर तुम दूसरे ऑप्शन को चूज कर रहे हो तो उसमें क्या तुम लोगों को ड्रॉबैक्स, क्या तुम लोगों को एडवांटेजेस होंगे, ठीक है, तो उसका कॉस्ट क्या हो गया, समथिंग लाइक दैट। कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एमबीए, सैलरी फॉरगॉन फ्रॉम जॉब, अगर तुम एमबीए पढ़ रहे हो तो सैलरी तुम्हारी जाती रहेगी जॉब करते करते, अगर तुम एमबीए कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओन बिल्डिंग, रेंट दैट कुड बी अर्न। तो दीज आर टू सिनारियोज, ओके, दैट यू आर हैविंग। या तो ओन बिल्डिंग, अगर तुम खुद का घर खरीद रहे हो, या फिर तुम खुद का घर खरीद के उसको रेंट पे भी बेचना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या फिर रेंट पे लेना चाहते हो, तो उन दोनों में क्या opportunity cost होंगे। Cost of owner's capital is equal to interest it could earn elsewhere. Okay, so these are just some examples. You can always make sure to include your examples as well. If you have some better examples, make sure to drop it in the comments so that सब लोग उस example को use कर सके। Okay, importance, basis for economic decision making, helps in resource allocation and distinguish economic from accounting profit. Okay, economic profit जो होता है तुम्हारा वो revenue minus explicit cost होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है तुम्हारा वो रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और आएगी तुम लोगों की इम्प्लिसिट कॉस्ट भी। ओके, इकोनॉमिक में रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट माइनस इम्प्लिसिट, बस बट इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट में तुम लोगों का रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट ही होगा, मतलब बाहर के खर्चे ही होंगे। ओके, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एवरीथिंग। व्हाट इज सम कॉस्ट, इसके बेसिस पे तुम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर आता है। ओके, सो सम कॉस्ट इज कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब ऐसा कॉस्ट जो तुम लोग रिकवर नहीं कर सकते, जो तुम लोगों ने पे कर चुके हैं, जो तुम लोगों ने आगे पेमेंट दे रखी है, उसको तुम रीडू नहीं कर सकते, उसको तुम अंडू नहीं कर सकते, वो सारी चीजें तुम्हारा सम कॉस्ट होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बेटर समझते हैं सम कॉस्ट को। ऑलरेडी स्पेंट, ऑलरेडी कमिटेड, तुमने कमिट कर दिया कि ठीक है इतनी की पेमेंट आ जाएगी, इतने का चेक में दे दूंगा, समथिंग लाइक दैट, तब तुम उसे मना नहीं कर सकते हो। ओके, इरिवर्सिबल होता है, तुम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। कभी कभी तुमने अगर कुछ पेमेंट्स कर रखी हो, अब इफ यू आर नॉट गेटिंग द प्रोडक्ट एज वेल, समटाइम्स यू कैन कैंसिल द डील एज वेल, तो वो रिवर्सिबल चीजें होती है। बट इरिवर्सिबल मतलब कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स भी आ गए, तुमने कमिट भी कर दिया, या तुमने कमिट किया है कि तुम लोगे प्रोडक्ट्स को, डिलीवरी लोगे एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी। ओके, शुड नॉट अफेक्ट फ्यूचर डिसीजंस, ठीक है, ये फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर जो तुम्हारी ब्रांड लॉयल्टी है या जो तुम्हारी इमेज है उसको हिंडर नहीं करनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल्स कुड बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जो तुमने ऑलरेडी चला रखे हैं, अगर तुमने डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है तो मेटा एड्स चलाए होंगे एंड ऑल दैट। इफ यू वांट डिजिटल मार्केटिंग लेक्चर्स, लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट विद नो रीसेल वैल्यू, ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर एम्प्लॉय हु लेफ्ट। ओके, सो संक कॉस्ट फैलेसी क्या होती है इसमें, मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग संक कॉस्ट इन डिसीजंस। ओके, सो ये तुम लोगों को नहीं करना है। वी हैव इन्वेस्टेड सो मच वी कांट स्टॉप नाउ। ओके, सो ऐसा नहीं करना है तुम लोगों को, तुम इसको मार्जिनलाइज कर सकते हो, धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बट एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। करेक्ट अप्रोच शुड बी बेस्ड डिसीजन ऑन फ्यूचर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके ड्रॉबैक्स होंगे, एंड इग्नोर सम कॉस्ट को तुम्हें बेसिकली इग्नोर करना होता है बिकॉज तुमने ऑलरेडी उन चीजों को कमिट कर दिया, एंड फोकस ऑन मार्जिनल एनालिसिस मोर। ओके, सो दिस वाज योर इंटायर पार्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट फंक्शन एंड कॉस्ट कर्व्स, ठीक है, इसमें अगेन यू विल गेट अ लॉट ऑफ ग्राफ्स टू सी, तो वो सारा पार्ट हम लोग अभी पीवाईक्यू में करेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी जो होती है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एंड टीवीसी स्टार्ट्स एट ओरिजिन एंड देन इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ठीक है। अभी थोड़ा सा विजुअलाइज तुम लोगों को मे भी अपने हिसाब से कर रहा पड़ रहा होगा, बट विल गेट टू दिस पार्ट इन द पीवाईक्यू सॉल्यूशंस एज वेल, ठीक है। एवरेज कॉस्ट के यहाँ पे काफी सारे फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं, मार्जिनल कॉस्ट के यहाँ पे काफी सारे फॉर्मुला लिखे हैं। मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज एज वेल इफ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू देम फॉर वंस। ओके, की रिलेशनशिप एमसी जो होता है तुम्हारा इंटरसेक्ट करते हैं एवीसी से, मिनिमम एवीसी पे एंड ऑल दैट। सो बेसिकली ऑल दिस वी कैन कवर इन द ग्राफ्स, अभी लेटर ऑन वी विल बी डिस्कसिंग इन पार्ट बी। पार्ट सी में हमारे काफी ग्राफ्स आ रखे हैं मेफा के एग्जाम में बेसिकली, सो विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट। ओके, व्हाट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है तुम लोगों का, एनवेलप कर्व ऑफ ऑल पॉसिबल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, मतलब जितने भी तुम्हारे शॉर्ट रन है ना उन सब का अगर तुम एवरेज निकाल दो, उन सब शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स का अगर तुम एवरेज निकाल दो, तो जो तुम्हारे पास फिर वैल्यूज आती है वो सारी तुम लोगों की यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की आती है, मतलब एलईसी कर्व की आती है। शेप क्या होता है इसका, स्पेसिफिकली यू शेप्ड होता है ये। ओके, सो फ्लैटर देन एसईसी, मतलब फ्लैटर दैट मीन्स थोड़ा सा फ्लैट होगा ये तुम लोगों का यू जो बनेगा। Three regions, economies of scale. LAC decreases as output increases. Large scale is equal to large per unit cost.
कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है, दैट मींस तुम्हारे एलएसी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा एंड मिनिमम एफिशिएंट स्केल होगी, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स, हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं इन चीजों का। व्हेन विल बी डाइविंग डीप इनटू पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशंस एज वेल, तब ये चीजें और विजुअलाइज होगी और समझ आएगी। एंड लास्ट मोमेंट पे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। मेक श्योर टू वॉच इट फॉर ऑल द यूनिट्स एज वेल, तो यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम्स, ओके। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, एलएसी इंक्रीजेस एंड टू लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होता है एंड काफी इनएफिशिएंट भी होता है, ओके। वाई यू शिफ्ट, क्यों यू शिफ्ट होता है, बिकॉज इनिशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, इवेंचुअली डिसइकोनॉमीज भी सेट होती है इसमें, ठीक है। सो एलएमसी जो होता है तुम्हारा, वो इंटरसेक्ट करता है एलएसी को एट मिनिमम एलएसी, ओके। सो दिस वाज द एंटायर पार्ट ऑफ योर कॉस्ट फंक्शन एंड कर्व्स। इफ यू वांट डिटेल लेक्चर्स, डू लेट अस नो अबाउट दैट, डू ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, वी विल bring them for you as well. So this was the entire topics that we discussed for our third unit. Let's dive deep into the PYQ papers as well. बाकी थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। थियरी ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ठीक है, इसमें हम लोग क्राफ्टिंग गुड्स और सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हम लोगों के पास इनपुट होता है उसके बेसिस पे। सो प्रोडक्शन जो होता है हमारा, इसका मतलब होता है कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ओके। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोगों का, ये हम लोगों के सिंपल वर्ड्स में बेसिकली ये बताते हैं, अगर मैं इतना लेबर यूज करूं, इतना कैपिटल यूज करूं, तो कितना आउटपुट मुझे मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल, एक वर्कर पे 10 शर्ट्स बनाई जा रही है, टू वर्कर्स पे 25 शर्ट्स बनाई जा रही है एंड ऑल दैट, सो दैट ऑल वी कैन कंसिडर ओवर हियर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, इन दिस लॉ अप्लाइज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ये चीज अप्लाई होती है व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। शॉर्ट रन को हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक ना एक इनपुट यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। So when you keep adding more of one input like labor अगर तुम ऐड करते जा रहे हो, while other inputs remain fixed like machine अगर तुम फिक्स करके चल रहे हो यहाँ पे, तो output increases first at an increasing rate, then at a decreasing rate and then finally may fall। तुम लोगों को इनिशियल फेज में लगेगा वो इंक्रीज कर रहा है, बट देन वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेगा, फिर इवेंचुअली वो फॉल कर जाएगा, ओके। एग्जाम्पल से अगर तुम समझोगे, एग्जाम्पल तो मेंशन भी कर सकते हो, एडिंग फर्स्ट फ्यू वर्कर्स, बेटर यूज ऑफ मशीन, हाई आउटपुट इंक्रीज, बट एडिंग मोर वर्कर्स, और वर्कर्स तुम ऐड करते जा रहे हो तो मशीन बिकम्स मोर क्राउडेड एंड आउटपुट इंक्रीजेस स्लोली, बट टू मेनी वर्कर्स अगर तुम लोग और ऐड कर दो और इनपुट ऐड करते जाओ तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आउटपुट में डिक्रीज, और लेटर ऑन तुम लोगों के और अगर तो इसमें अगेन इनपुट ऐड करते जा रहे हो और लेबर ऐड करते जा रहे हो, सो या फिर उन लेबर को भी रख रहे हो, तो वहाँ पे क्राउडेड हो जाएगा वो मशीन्स, बिकॉज या मशीन्स हीट होने लग जाएगी एंड ऑल दैट। सो बेसिकली तुम लोगों का कहीं ना कहीं आउटपुट डिक्रीज होता चले जाएगा फिर, ठीक है। सो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स, थ्री स्टेजेस है इसके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड देन फाइनली ऑन नेगेटिव रिटर्न्स। स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट कर देगा, फिर डिमिनिश कर देगा, फिर नेगेटिव कर देगा, ओके। नेक्स्ट इज योर लॉस ऑफ रिटर्न टू स्किल। दिस लॉ अप्लाइज इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ये शॉर्ट रन में था, ये लॉन्ग रन में था। लॉन्ग रन में हमेशा ध्यान रखना, जितने भी तुम्हारे इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल होंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे वैरी करेंगे, कोई भी फिक्स नहीं होगा। जितने भी इनपुट है वो सारे वेरिएबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज टुगेदर। तो अगर तुम आउटपुट का इफेक्ट देखना चाहते हो कि सारे इनपुट्स एक साथ तुमने चेंज कर दिए या इंक्रीज कर दिए, तो क्या आउटपुट पे इफेक्ट है, वो सारी चीजें तुम लॉस ऑफ रिटर्न टू स्किल में देख सकते हो। टाइप्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्किल, इनपुट अगर तुम डबल कर रहे हो, आउटपुट मोर देन डबल हो जाता है, ये सारी चीजें जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी, ओके। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट, ओके। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, चीपेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। दीज आर द ग्राफ्स जो मुझे बताने थे, दैट आर योर रिलेटेड टू आइसोकॉन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर आइसोकॉन ओवर हियर। सो अगर तुम ऐसा कुछ ग्राफ बना रहे हो कैपिटल वर्सेस लेबर का, सो दिस इज योर आइसोकॉन, ठीक है। ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इनपुट के बेसिस पे क्या आउटपुट तुम्हारा जनरेट होगा, ऑल दैट यू आर गेटिंग ओवर हियर, कि इतना कैपिटल है, इतना लेबर है तो इतना आउटपुट आएगा, इतना कैपिटल है, इतना लेबर है तो इतना आउटपुट आएगा। एंड आइसोकॉन shows the different combinations of capital and labor that give the same output, okay। Next thing is your, and you can even draw this, ठीक है। This is with slopes as well, you don't need to mention specifically। यहाँ पे अगर तुम लोगों को values याद रह जाए, you can mention that as well, otherwise you can avoid that as well। Even if you draw this thing, this is also more than enough, okay। So an isocon shows different combinations of input that give the same output। Simple meaning different ways to produce the same quantity, okay। isocon जो होता है वो different combination, same input के different combinations पे जो तुम्हें same output देंगे, उनको यहाँ पे show करता है। And simple meaning different ways to produce the same quantity, something like this, okay, that you can see over here। एग्जाम्पल अगर तुम लोग देखोगे इसका, तो एग्जाम्पल इज मोर लेबर प्लस लेस मशीन या लेस लेबर प्लस मोर मशीन। अगर तुम दोनों चीजों को वैरी करोगे तो तुम लोगों को सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आइसोकॉन स्लोप डाउनवर्ड होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तुम लोगों को इसकी स्लोप डाउन मिलेगी, दे नेवर टच ईच अदर और सिमिलर टू डिफरेंट इन कर्व्स, ओके। सो यहाँ पे आइसोकॉन्ट अगर तुम देखोगे, दीज आर योर आइसोकॉन्ट ओवर हियर, ठीक है। ये टीसी, दिस वन एंड दिस वन, ऑल दीज आर योर आइसोकॉन्ट, ओके। सो या कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दीज आर एक्चुअल कैश पेमेंट्स तुम लोगों की होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब ये जो तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड होता है, ओके। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यू आर हैविंग मेनी डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर,
ठीक है. So variable cost and everything, opportunity cost and everything, cost function, each and everything we have discussed. Some cost हम लोगों ने discuss कर लिया. Make sure to go through these as well if you want. Now let's dive deep into PYKs. Okay, so define production function. ये हम लोगों ने कर चुका है, ये हम लोग अभी डिस्कस करके आ रहे हैं. So production function expresses the technical relationship between input and output. ठीक है, production is equal to input की basis पे तुम्हें कितना output generate हो रहा है. Okay, so write a mathematical form of Cobb-Douglas production function. Okay, so there's some technical issue over here जिसकी वजह से ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट नहीं हो पाया. Make sure if you are seeing this video, तुम लोग एक बार just search करके you can drop it in the comments so all of you can see it and all of you can benefit from it. So this is one of sort of a bit of homework that I'm giving to you. Okay. So next question is related to your define explicit cost and implicit cost. Explicit cost are actual monetary payment and जो तुम्हारे implicit होते हैं वो तुम लोगों के basically opportunity cost से related होते हैं. What is opportunity cost? Again, we have to mention the definition कि it is the value of next best alternative and all that. Explain the relationship between average cost and marginal cost. So marginal cost जो होता है वो intersect करता है average cost को, जो हम लोग देख रहे थे MC intersect कर रहे हैं EC को and all that, right? So marginal cost जो होता है तुम्हारा वो average cost को intersect करता है at its minimum point. And when MC is less than EC, AC falls. Okay, average cost तुम्हारा fall करता है. ठीक है, so these are some 2-3 points that you can mention in this. Okay. Explain the law of variable proposition with stages. This is in your part B over here. So explain the law of variable propositions with stages. सबसे पहले तुम्हें law of variable proposition बताना है, उसमें stage 1, stage 2, incremental, diminishing, and then तुम्हें decreasing बताना है इसमें. Okay, yeah, that is it. सबसे पहले तुम्हें law of variable proposition बताना है, then you have to tell the stages. अब इसमें तुम यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हो. ओके, यू कैन मेक दिस डायग्राम ओवर हियर. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ पे टीपी इज मिनिमम. यू कैन मेक दिस डायग्राम. ओके, यू कैन मेक दिस डायग्राम की एमपी अगर घट गया या यहाँ पे टीपी ज्यादा हो रहा है तुम लोगों का तो क्या स्टेजेस आ रहे हैं, क्या तुम सारी चीजों को एक साथ भी बना सकते हो. इफ यू वांट, दिस इज अ बेटर ग्राफ दैट आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू मेक, जिसमें तुम्हारा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे तुम्हें दिख रही है. ओके, so if you are seeing stage 1 over here, if you are seeing stage 2 over here, stage 3 over here, all the things are over here. ठीक है, so stage 1 is your increasing, then is your diminishing कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, एंड स्टेज 3 पे आते आते तुम लोगों का पूरा ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा. ओके, दिस इज योर एमपी जिसकी बात हम लोग कर रहे थे अभी. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करता है at its minimum point. Then you can mention all the different things in that. We can mention MC इंटरसेक्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. MC अगर लेसर देन AC है तो एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल कर जाता है. अगर MC इज ग्रेटर देन AC है तो एवरेज कॉस्ट राइज कर जाता है. एंड ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर, एंड यू कैन ड्रॉ सम डायग्राम्स रिलेटेड टू दिस एज वेल. Okay, if you have any doubts related to any point, feel free to ask it. Feel free to drop it in the comments, and we'll reply to you immediately. For that. Okay, explain explicit cost and implicit cost. Again, we are having the same question. काफी बार ये repeat हो रहा है, but make sure जब भी तुम लोग part B में part C में आंसर करो इन क्वेश्चंस को, so make sure तुम लोग एक चीज करो वहाँ पे. You can mention differences. You can mention make a proper table. उसके थ्रू तुम explain कर सकते हो, and on the basis of that you can even separate it in paragraph. पहले paragraph wise बता दिया, फिर table में differences भी बता दिया. Okay, explain opportunity cost. Opportunity cost part B में आया तो इसके examples दो कि कैसे तुम एक डिसीजन लोगे, दूसरा डिसीजन लोगे, उसके बीच में कैसे डिफरेंस होगे, एंड उसके बेसिस पे तुम कैसे फाइनल अपने ऑप्शन को चूज करोगे. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पार्ट सी. एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद सुटेबल डायग्राम. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोगों ने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, स्टेजेस उसके डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन मेक. अदरवाइज वी हैड वन मोर डायग्राम जिसमें हम लोगों ने तीनों स्टेजेस को एक ही डायग्राम में दिखा दिया था. यू कैन मेक दैट एज वेल, व्हिच इज दिस वन. Okay, you can make this one. This would be better as well. If you have more time or if you can remember this, you can go ahead with this. Otherwise, you need to make this entire thing. Okay. Explain the relationship between total cost, average cost and marginal cost. MC and EC के बीच में हम लोगों को पता है, total cost के साथ भी देख लेते हैं. So cost analysis plays a vital role and all that. थोड़ा सा introduction देना है. Then these are the formulas that you need to remember over here. Okay, total cost के साथ तुम लोगों का AC जो होता है वो कैसे related होता है and all that. You need to remember this. Average cost का क्या formula होता है, ये notes में हम लोगों ने discuss किया था. Any one of you can like drop a timeline, mention करो timeline अभी की, and drop it in the comments proper formula of this. ठीक है, and same is for this. Okay, change in TESE and change in QMC and all that हम लोगों ने सारी चीजें अभी just discuss करके आ रहे हैं हम लोग. So make sure to go through all of that. तुम लोगों को मैंने बोला था screenshot you can take of all those formulas and you can save them with you as well. Okay, so MC intersects EC at minimum point of EC. Okay, so this is the entire thing. So हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं MC intersect करते हैं EC को at its minimum point. So if you are having EC in this, you can find out कि यहाँ पे कहाँ पे ये intersect कर रहा है and all that. Okay, because this is our last moment preparation video, so I'm just explaining each and everything to you guys. Make sure to always
ऑलवेज गो थ्रू द लेक्चर पीडीएफ्स आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, या फिर तुम 2 टाइम में एक बार लेक्चर को अगर देख लोगे तो भी तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, मेक श्योर टू ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट्स, विल आंसर देम। एक्सप्लेन इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही सारी चीजें जो हम लोगों ने काफी बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीजें रिपीट हो रही है। एंड दिस वॉज इट फॉर योर इंटायर यूनिट, ठीक है। So make sure to take all the PDFs, all the notes and everything from the website. Either you can directly go to the website or you can take it from the description as well. Okay, या तो description या तो pinned comments में तुम लोगों को इसकी links मिल जाएंगे। So this was the entire part for your third unit. Okay, so thank you so much guys for watching the video. I hope you enjoyed the video. तुम लोगों को समझ आया होगा, तुम लोगों के एग्जाम की better preparation हुई होगी। And that is it for third unit. Let's start with fourth unit now. Subscribe to Y Coats, the best study buddy. Keep studying. Keep exploring.